लेकिन ये कह देना कि हमें अपनी जान ले लेनी है, वो ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं बच्चों में ये जो पेशेंस है, टॉलरेंस है या रेजिलियंस है, जो हमें एक एजिलिटी होनी चाहिए, वो कम हो गया है। लेकिन रीजन अगर हम सबको तलाशने की कोशिश करें तो सबसे बड़ा क्या पढ़ाई का प्रेशर नजर आता है आपको? आई थिंक एक अचीवमेंट का प्रेशर है जो कि माँ बाप की तरफ से भी आता है। अभी तो बच्चा होता ही है तो पहले ही सोचने लग जाते हैं कि स्कूल कौन सा डालें। हमारी एक्सपेक्टेशंस बच्चों से काफ़ी ज़्यादा हैं, पेरेंट्स की। एक तो पेरेंट्स की हो गई, फिर एक स्कूल की हो गई। स्कूल से भी प्रेशर आता है, हर बच्चा स्टेज पे जाना है, आपके इतने सारे शोज आते हैं। तो जब फैमिली बैठ के शोज देखती है तो हम अपने बच्चों को भी कहने लग जाते हैं, देखो वो बच्चा कितना बढ़िया कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्स एंड पीसेस और आज का एपिसोड बेहद गंभीर, संवेदनशील और ज़रूरी मुद्दे पर केंद्रित है। कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर कह लीजिए स्टूडेंट्स, आत्महत्या उन लोगों के बीच इतनी आम क्यों हो गई है? पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो हमने कई होनहार छात्रों को मानसिक तनाव, अकेलेपन और असहनीय दबाव के चलते खो दिया है। एक लंबा चौड़ा डेटा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, बल्कि ये भी है कि हम, आप और समाज मिलकर क्या कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं भारत की जानी मानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रोमा कुमार, जो युवाओं की मानसिक सेहत, स्ट्रेस मैनेजमेंट और काउंसलिंग के क्षेत्र में दशकों से काम कर रही हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं इन हालातों की जड़ क्या है, इसका समाधान कहाँ है। आपका स्वागत है रोमा मैम हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, हालांकि बात करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कुछ भी इसमें कंट्रीब्यूट कर पाएं, ज़रा सा भी, तो बहुत कुछ कर सकते हैं जी। ये जो एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स के बीच में, कहीं भी देश भर में, आप मद्रास के कॉलेज ले लीजिए, मुंबई के ले लीजिए, राजस्थान कोटा ले लीजिए, कहीं ले लीजिए, मतलब, या फिर छोटे छोटे बच्चे, हर परिवार में ये एक दहशत है। आखिर क्यों हो रहा है ये? क्या आपको लगता है रीज़न क्या है? देखिए, कुछ चीज़ें तो पहले भी होती थी लेकिन इतनी तादाद में नहीं होती थी, और जो अब मानसिक तनाव है वो ज़्यादा दिखने लग गया है, खासकर कि छोटे बच्चों में और युवाओं में। और हमें और भी ज़्यादा दिखने लग गया जब से कोविड हुआ। कोविड के बाद जो ये लोनलीनेस हो गई है, सोशल स्किल्स हमारे थोड़े कम हो गए हैं, और घर में रहने से कुछ सोच हमारी बदल गई है। लेकिन ये कह देना कि हमें अपनी जान ले लेनी है, वो ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं बच्चों में ये जो पेशेंस है, टॉलरेंस है या रेजिलियंस है, जो हमें एक एजिलिटी होनी चाहिए, वो कम हो गया है। तो कुछ हमारे परिवारों में, हमारी परवरिश में, कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस, सब कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रही हैं। तो रीज़न अगर हम ढूंढने की कोशिश करें, अभी पीछे हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट था, एक लंबी चौड़ी गाइडलाइंस आई थी, शायद 15 गाइडलाइंस थी, हिदायत दी गई कॉलेजेस को, संस्थानों को। लेकिन रीज़न अगर हम सबको तलाशने की कोशिश करें तो सबसे बड़ा क्या पढ़ाई का प्रेशर नज़र आता है आपको? क्या मतलब? आई थिंक एक अचीवमेंट का प्रेशर है जो कि माँ बाप की तरफ से भी आता है। अभी तो बच्चा होता ही है तो पहले ही सोचने लग जाते हैं कि स्कूल कौन सा डालें। पहले हमें सबसे बेस्ट स्कूल में डालना है, आपके आसपास वाला नहीं, आपने जो रिव्यू किया है आपको सबसे बेस्ट स्कूल में डालना है, मुझे अपना बच्चा ये बनाना है। तो हम शुरू से ही बच्चे की परवरिश में, दिमाग में ये छोटी छोटी चीज़ें डालते रहते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस बच्चों से काफ़ी ज़्यादा हैं, पेरेंट्स की। एक तो पेरेंट्स की हो गई, फिर एक स्कूल की हो गई। स्कूल से भी प्रेशर आता है ना। स्कूल एज सच प्रेशर नहीं डालता है, लेकिन जो बच्चे हैं वहाँ पर वो परफॉर्म करते हैं, हर बच्चा स्टेज पे जाना है, आपके इतने सारे शोज आते हैं। तो जब फैमिली बैठ के शोज देखती है तो हम अपने बच्चों को भी कहने लग जाते हैं, देखो वो बच्चा कितना बढ़िया कर रहा है। तो बच्चे को ये लगने लगता है, महसूस होता है कि मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, या मुझे भी ये करना है। मुझे अपने पेरेंट्स को प्लीज़ करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें खुश रखना ज़रूरी है। तो बहुत सारी इंटर रिलेटेड एरियाज़ हैं कि परवरिश में, स्कूल में एक ट्रायड जो है उसमें है कहीं ना कहीं हमारा प्रॉब्लम। जो हम एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारे बच्चों से, जो हम नहीं कर पाए हम चाहते हैं हमारे बच्चे वो कर दें।
हर एक घर में ये सोचा जाता है कि बच्चा बाहर जाके पढ़ेगा। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत कुछ है अवेलेबल, लेकिन बाहर जाके पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। और क्लास के तमाम बच्चों में हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा टॉपर हो। जी बिल्कुल। 100 में से 100 नहीं, 100 में से 200 ले आए। तो हमें तो समझ नहीं आता कि इतने नंबरों के ऊपर इतनी ज्यादा प्रेशर क्यों डाल रहे हैं। लेकिन मैम जब हम समझने की कोशिश करें, ऐसा लगता है जैसे हम catch-22 सिचुएशन में हैं। रीजन बीइंग कि जब कॉलेज में एडमिशन होता है और कट ऑफ निकलता है तो देखिए ना 100% कट ऑफ, फिर अल्टीमेटली माँ बाप को लगता है बच्चे को एक अच्छा कॉलेज कैसे मिलेगा, 100% लेकर आओ। सो कॉलेजेस को, संस्थानों को, स्कूलों को भी इस प्रेशर से निकलना चाहिए। तो क्या वो जिम्मेदार नहीं है? मैंने कहा ना, हर एक चीज़ वहाँ पर जिम्मेदारी है। जहाँ पर हम बच्चे को शुरू से ही 10 में से 10 ही देना चाहते हैं। मेरे समय पे तो आप कितना ही बढ़िया लिख लीजिए इंग्लिश का पेपर या हिंदी का पेपर या ज्योग्राफी ले लीजिए, हिस्ट्री, कभी भी नहीं आ सकते थे 100 में से 100। ऐसा क्या कर रहे हैं हम लोग कि हम 100 में से 100 ही दे रहे हैं, और वो भी लैंग्वेजेस में दे रहे हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं? क्या चाहते हैं हम बच्चों को ये हमेशा बताना कि यू आर द बेस्ट। आप फिर भी बेस्ट हैं, नंबर आए या ना आए। तो सब कुछ एक तरह से डिपेंडेंट हो गया है कि आप मार्क्स आएंगे तो आप अच्छे बनेंगे, मार्क्स दिखने चाहिए। और फिर आप जाके उसकी इतनी बड़ी चर्चा करते हैं, खानदान में चर्चा होती है, अखबारों में निकलता है, न्यूज़ चैनल जाता है आपसे बात करने के लिए, स्कूल अपनी लिस्ट निकालता है। तो हर जगह जिन बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं उनकी लिस्ट में नाम आ जाते हैं। तो मैम मैं समझ नहीं पा रही हूँ, जिम्मेदार कौन है? मतलब अगर संस्थानों को ये सब बंद कर देना चाहिए, कुछ तो रेगुलेटरी बॉडी लानी चाहिए जिसमें कि ये नंबर्स के ऊपर थोड़ा सा कम करें, इतना ज़्यादा प्रेशर ना डालें कि हर बच्चा 100 में से 100 ही लेके आए। तो आप देखिए हमारे कंट्री में पॉपुलेशन भी बहुत है, और अगर हर बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है और पहले से ही आपको बोला है कि इंजीनियर, डॉक्टर, वही 5 प्रोफेशन है, तो कैसे होगा? इतने तो कॉलेज नहीं है, इतनी तो सीट्स ही नहीं है, और जनता बहुत है, बच्चे बहुत हैं। तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये सैडनेस की फीलिंग आएगी, आपको इनएडिक्वेसी लगेगी कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है। मैंने इतने अच्छे नंबर, बोर्ड में तो मैं बहुत अच्छे नंबर लेके आया, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं निकल पा रहे हैं। तो सब में स्किल नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से निकलने की। तो हमें कहीं ये सोच बदलनी पड़ेगी कि सिर्फ एक प्रोफेशन पे ध्यान नहीं देना है, कि एक प्लान ए पे नहीं चलना है, आपके पास प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी भी होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे सिर्फ यही करना है। और फिर हमारा प्रेशर ये भी है कि 8वीं कक्षा से आप इंजीनियरिंग वाले उसमें चले जाएंगे, 6ठी से चले जाएंगे। क्या चाहते हैं हम बच्चों से? हम स्कूल से क्यों हटा रहे हैं, क्यों चल रहे हैं ये? मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स अराउंड अस दे प्लान कि हम लंदन भेजेंगे, अमेरिका भेजेंगे, बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस में भेजेंगे। मुझे लगता है अब पैसे की भी लोगों के पास उतनी कमी नहीं रह गई है, तो आसपास जो एक पीयर प्रेशर भी बिल्ड होता है, वो जा रहा है कनाडा, वो जा रहा है वहाँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा। ये पीयर प्रेशर भी एक बहुत मुझे लगता है कि इट इज़ प्लेइंग अ रोल। तो हम ही उसके रिस्पॉन्सिबल तो हम ही हैं। हाँ, हमें एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं बताना चाहूँगी, जो आप बता रही हैं उसी से ताल्लुक़ रखता है। कि मेरे बच्चे के एक फ्रेंड ने उससे पूछा कि मैं इस वेकेशन में लंदन जा रहा हूँ, तू कहाँ जा रहा है? सो ही केम टू मी, मम्मा मेरे से वो पूछ रहा था हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा बता देते हम बोध गया जा रहे हैं। तो उसने कहा मम्मा वो तो लंदन जा रहा है। मैंने कहा तो क्या हुआ, हम बोध गया जा रहे हैं, इसमें मतलब व्हाट इज देयर टू कॉम्पीट? हमें नहीं, हम इस साल नहीं जाएंगे, हम कभी और जा सकते हैं, या वो जा सकता है, हो सकता है हम नहीं जा सकते। तो इसमें ये जो कंपटीशन आप बता रही हैं, इट इज़ अ प्लेइंग अ मेजर रोल। बट मैम हम लोग जब छोटे थे, हम लोगों ने कभी ये वर्ड सुना भी नहीं था कि अपनी जान ले लेनी है। जी बिल्कुल नहीं। मैंने तो नहीं सुना था, मतलब अपने दौर में तो नहीं सुना था, लेकिन आज ये वर्ड्स बहुत कॉमन हो गए हैं। तो क्या मीडिया जिस तरह से प्रचारित करता है चीज़ों को, या मीडिया जिस तरह से सामने रख रहा है, वो भी एक रोल हो सकता है? वन ऑफ द रोल्स वो भी है। दूसरे आजकल बड़े सारे ऐप्स आ गए हैं, बड़ी सारी जो स्क्रीन के ऊपर हमें बहुत सारे एरियाज़ मिल गए हैं कि हम वहाँ जाके पढ़ भी सकते हैं कि अगर मैं सैड हूँ तो मुझे क्या करना है, अगर मेरी ये फुलफिलमेंट नहीं हो रही है तो मुझे क्या करना है। फिर बड़े सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पर ये बच्चे चले जाते हैं, उन ग्रुप से बातचीत चलती रहती है।
तो ये बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसपे आई थिंक गवर्नमेंट को कोई कंट्रोल लगाना चाहिए कि बच्चों को ये उन साइट्स पे जाना ही अलाउड नहीं होना चाहिए, कि कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर आप जाके ग्रुप्स में जा सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करना चाहिए। सो एक सोच बदल जाती है वहाँ जाके। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी अपनी सहन शक्ति कम हो गई है, क्यों? तो वो सोचने वाली बात है। अगर किसी बच्चे के नंबर ज़्यादा आए हैं तो और किसी के कम आए हैं, तो जिसके कम आए हैं उसको क्या फील आ रहा है, क्या हम उससे पूछते हैं या सिर्फ हम उसको एक डायरेक्शन देते हैं, ऑर्डर देते हैं या उसकी कमियां निकालने लग जाते हैं? तो उसको नेगेटिवली इतना पेश करते हैं हम, उसको शर्मिंदा करते हैं। क्यों शर्मिंदा करना है? तो हमें ये समझना जरूरी है कि नंबर कम आते हैं तो मुझे क्या फील हो रहा है। भावनाओं पे जाएं। हमारे देश में हम ज़्यादा भावनाओं पे ही ज़्यादा चर्चा ही नहीं करते हैं। कैसे समझे बच्चों की भावनाओं को मैम? मतलब क्या? बातचीत करनी पड़ेगी उनसे, वार्तालाप करना पड़ेगा। ऑर्डर से नहीं चलेगा, हमारी सोच से नहीं चलेगा। उससे कनेक्ट करिए, बातचीत करिए। बातचीत में सिर्फ ये नहीं होता कि आज स्कूल में क्या हुआ, कि तुमने पढ़ाई नहीं करी, तुम ट्यूशन पे नहीं जा रहे हो, ट्यूशन पे क्या हुआ, घर पीछे आए, पहले पढ़ाई चालू करिए, आप अपना होमवर्क कर लीजिए। आप तो बातचीत कर ही नहीं रहे। कभी गप लगाइए बच्चों के साथ में, उनकी थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। गप लगाएंगे तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। हमें मालूम था कि हमने ये वाली चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो बच्चों को कुछ डिसीजन लेने भी चाहिए, कुछ ओनरशिप स्किल्स सिखानी है, कुछ अपने प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी जरूरी है कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ मम्मी पापा के लिए नहीं कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ। मैम एक तो होता है कि चलिए जान ले लेना, एक मैं अभी पीछे की बहुत बड़ी खबर थी, दिल्ली में ही एक सीए ने जैसे सुसाइड किया। उसका मतलब सुसाइड का जो तरीका था वो, इफ यू आर अवेयर, हीलियम गैस से, मतलब हम सुसाइड तक तो एक बार फिर भी समझ में आ रहा है कि आप डिप्रेशन में हैं, लेकिन उसके जो तरीके हैं वो अपने आप पर इतने खतरनाक प्रयोग करना, मतलब ये तो डरावना है। जी हाँ, डरावना है। इसीलिए मैंने आपको कहा ना, वो साइट्स पर जाके देखते हैं कि कौन से तरीके अपनाएंगे जिससे कि मैं बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाऊं। और ये एकदम नहीं होता है, इट इज़ नॉट सडन। आपके पास फीलर्स आ रहे होते हैं इस चीज़ के, तो हमें आस पास जितने लोग हैं उनको वो फीलर्स पकड़ने आने चाहिए। जहाँ कोई इंसान एंग्शियस होता है, घबराहट होती है, डिप्रेशन होती है, सडन नहीं आती है, ये कुछ 3-6 महीने चल रही होती है ये बात। कहीं अपने जहन में कुछ चीज़ें फीलिंग आती है। आपका जो जिस इंसान को बहुत ज़्यादा ये फीलिंग है, तो वो कुछ फीलर्स आपको देता है, कुछ बोलता क्या है। हो सकते हैं? जैसे अगर हमारे आसपास कोई है, तो ये दर्शकों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, परिवार को समझना होगा। सबसे पहले तो आई थिंक बिफोर वी क्वेश्चन आवर किड्स वी नीड टू चेंज आवरसेल्व्स। लेकिन सिम्टम्स जब दिखने लगे, वो क्या फीलर्स हैं? हाउ टू चुप रहने लग जाना, किसी से ज़्यादा बातचीत ना करना, अपनी दुनिया में गुमसुम हो जाना, अपनी डायरी लिखने लग जाना, किसी से बातचीत नहीं करनी है, सोशली अलग होने लग जाओ। जैसे घर में 4 लोग आते हैं तो आप आंख नहीं मिला पाते हैं, आप थोड़े से अलग हो जाते हैं, खाने पीने में कुछ असर आ जाता है, आपकी ग्रेड्स रिग्रेस होने लग जाते हैं, या आपकी जो स्लीप पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। लेकिन साथ में एक और भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हंसी खुशी घूम रहे होते हैं, बहुत हंस रहे हैं, बहुत खुश हैं, सबसे मुलाकात हो रही है, और फिर मालूम चला कि ये वाली वारदात हो गई। पीछे जाना पड़ेगा देखने के लिए क्या हो रहा था उसके जीवन में, क्योंकि हम बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं अगर हमारे घर में कुछ परेशानी होती है, माँ बाप में बहुत झगड़े हो रहे हैं, या माँ बाप नहीं समझ पा रहे हैं, माँ बाप अलग हो रहे हैं, या कोई और स्थिति, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो घर की जो समस्या है वो इंसान उस चीज़ को झेल नहीं पाता है, उसमें वो स्किल नहीं है। इसीलिए आजकल बहुत ज़्यादा ये चर्चा चल रही है कि जैसे हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं ना, कि कोई भी चीज़ है, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, बुखार हो गया, पेट दर्द हो गया, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब भावनाओं में दिक्कत आती है, मेरी सोच में दिक्कत आती है, क्यों नहीं हम जा सकते हैं थेरेपिस्ट के पास? क्यों नहीं हम मनोवैज्ञानिक के पास जा सकते हैं? टैबू ही है अभी वो तो हमने क्रिएट किया ना, टैबू हमने क्रिएट किया। वो तो अगर शारीरिक रूप से हम जा सकते हैं डॉक्टर पे, वो टैबू नहीं है,
तो अगर मानसिक रूप से ये प्रॉब्लम आ रही है, वो टैबू क्यों है? क्योंकि हमारी सोच में ये बैठा दिया गया है कि वो इसीलिए। पागल है जी, लेकिन पागल शब्द तो ऐसा कुछ है नहीं है। इट्स लाइक तकिया कलाम आप यूज कर रहे हैं उस चीज को ना। हमारे मीडिया उसको यूज करती है, किताबें यूज करती है, हमारे पौराणिक चीजें उसमें कुछ कुछ ऐसी बातें करती हैं। तो हमें ये जागरूक करना है लोगों को कि अगर हम खुश नहीं हैं, सैड हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीक इंसान हूं, मेरा कैरेक्टर वीक है, नहीं, इट इज नॉट रिलेटेड। मैं वीक नहीं हूं। मैम, आप तो गंगाराम अस्पताल से जुड़ी हुई हैं, रेप्यूटेड ब्रांड्स के साथ आपने काम किया है, लगातार कर रही हैं। आप कई बार महसूस करती हैं कि बच्चे की मिलती होंगी कई पेशेंट से, अगर बच्चा अलूफ फील कर रहा है, सेक्लूडेड है, शांत हो गया है, लेकिन जो समस्या की जड़ है वो बच्चे में नहीं, घर में है। सो पेरेंट्स अग्री करते हैं? पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं उस समय? कुछ तो बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं, कुछ बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हमारे घर में नहीं हो सकता ये। हमेशा हमें लगता है जो हो रहा है किसी और के घर में हो रहा है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और जबकि हमारे ही घर में कहीं ना कहीं कोई समस्या है, हर घर में होती है। तो हमें थोड़ा सा पेशेंटली बैठ के उसको समझना जरूरी है। हम बच्चे हैं हमारे, तो हमें परवरिश में कुछ चीज़ें लानी ज़रूरी हैं। केवल स्कूल और नंबर नहीं लाने हैं, केवल अचीवमेंट नहीं करनी है, हमें उसे स्किल देना है रोज़मर्रा के जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए। वो खुद ढूंढ सकता है बच्चा। क्यों हम उसे 4 नंबर कम आते हैं तो हम स्कूल से लड़ने चले जाते हैं? ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। तो हम उसको फेलियर देखने ही नहीं देना चाहते बच्चे को। वी वॉन्ट टू गिव एवरीथिंग टू द चाइल्ड। या हमने बच्चों को बहुत ज्यादा दे दिया, बिल्कुल दिया, बिल्कुल। हमने जरूरत से ज्यादा दे दिया कि फॉरेन ट्रिप्स हो रहे हैं, जो चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, घर में सारे सुख सुविधाएं, जो बोलो वो खाना आ रहा है, इतने ऐप्स हैं, स्विगी जोमेटो, रोज डिलीवर हो रहा है। सो शायद हमने ओवरफीड कर दिया बहुत ज़्यादा। उनकी तो एक चीज़ की डिमांड होती है, इमीडिएटली उनको मिलना ज़रूरी है। अब हमारे ज़माने में हम चिट्ठी का इंतज़ार करते थे, अभी तो है कि ब्लू टिक आया है क्या व्हाट्सएप पे, हमने ईमेल भेजी, नोटिफिकेशन आया है, तो हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। आज मेरा ये खाने का मन नहीं है तो सीधा ऑर्डर कर दो, स्विगी जोमेटो, जो भी जितने भी ऐप्स हैं आप उस पर चले जाएं। तो हमें वो है ही नहीं कि हम पेशेंटली उसकी वेट करें या उसके लिए उसकी तरफ काम करें। तो ये समस्याएं इसी वजह से छोटी छोटी चीज़ें मिल के आ रही हैं। अगर एक बच्चा मैम मार्क्स कम ला रहा हो, मतलब ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि सडन डिप है, मतलब बच्चा थोड़ा मार्क्स उतने अच्छे नहीं ला पाता, तो कैसे रिएक्ट करें, फिर कैसे बोले? हर बच्चा तो अव्वल नंबर नहीं ला सकता है ना। सो व्हाट शुड द पेरेंट्स डू? मैं तो नहीं लाती थी, बट मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मैं आपसे नहीं पूछना चाहती, लेकिन सब नहीं ला सकते हाँ, हैं पहले अव्वल के नंबर। दौर में तो 76% मेरे आए थे बोर्ड्स में, तो मेरी फैमिली ने मिठाइयाँ बांटी थी, बिल्कुल। डिस्टिंक्शन से पास हुई है। जी, जी। तो फिर ये हमारी सोच को बदलना जरूरी है। ठीक है, अगर नंबर कम आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसकी और स्ट्रेंथ्स नहीं हो, बहुत सारी और चीज़ों में अच्छा हो सकता है बच्चा। क्यों नहीं हम उसकी स्ट्रेंथ्स को उभरने देते हैं? क्यों उसको, जैसे ही बच्चा स्कूल से निकला, हमें उसको पेंटिंग क्लास में डालना है, स्केटिंग क्लास में डालना है, हमने उसको थिएटर में डालना है, हमने उसको उस क्लास पे जाना है, क्योंकि उसके बच्चे जा रहे हैं, उसके बच्चे जा रहे हैं, तो मेरा बच्चा भी जाएगा। क्यों? व्हाट आर वी एमिंग? हमारे पास समय नहीं है अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करना, उससे खेलना। हम खुद खेल सकते हैं। क्यों एक नैनी आएगी खेलने के लिए? क्यों एक नैनी लेके जाएगी उसको डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट के लिए? स्कूल से आया नहीं है, पीछे पहले बोल देगी नैनी को कि चाहिए डेंटल अपॉइंटमेंट है। तो बच्चा एक मशीन तो नहीं है, उसको भी थोड़ा सा चाहिए रिलैक्सेशन। हम काम करके आते तो हम रिलैक्स कर रहे हैं, स्कूल से जो बच्चा आया वो रिलैक्स नहीं कर सकता। मैम, ये तो छोटे बच्चों की बात हो गई, लेकिन जब हम बड़े बच्चों की बात करते हैं, मतलब स्कूल्स आर ऑर्गेनाइजिंग प्यूबर्टी सेशंस, हाँ, मेंटल हेल्थ सेशंस हो रहे हैं हर ज़्यादातर स्कूलों में आजकल, बट सुप्रीम कोर्ट इज क्वेश्चनिंग। क्या मोस्ट ऑफ द इवन बिग ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट पेइंग अटेंशन टू मेंटल हेल्थ? आजकल तो फिर भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, मैं खुद ही जाती हूँ वहाँ पर, जहाँ पर मेंटल हेल्थ और वेलनेस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी जाती है। ठीक है, और अगर एक स्कूल में
3,000 बच्चा है, 4,000 बच्चा है, एक साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलर क्या कर लेगा? उसके तो हाथ बंधे हुए हैं। तो आपको तो इसीलिए नया रूल आ रहा है कि 100 बच्चों के लिए एक साइकोलॉजिस्ट होना बहुत जरूरी है। कैसे कर सकता है एक साइकोलॉजिस्ट 4,000 बच्चों के लिए काम? इट्स नॉट पॉसिबल। और एक रिलेशनशिप डेवलप करनी है। इट्स नॉर्मल कि अगर फिजिक्स के टीचर के साथ आप बात कर सकते हैं, आप इंग्लिश के टीचर के साथ अपनी दिल की बात कर सकते हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक के साथ भी आप उससे बात कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक की तो डिग्री ही इसी चीज में है। हम नॉर्मल लोगों से बातचीत करना सीखे हुए हैं। हम सिर्फ इलनेसेस पे काम नहीं करते हैं, लेकिन जो तादाद है, जो रोजमर्रा के जीवन की प्रॉब्लम्स है, उस पे हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। आपके पास एक कोई ऐसा जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस आया हो कभी मैम, जो आपको लगता होगा कि कैसे हैंडल करें? ऐसा कोई एक नहीं, बहुत सारे आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ही आते हैं। कुर्सी बहुत मुश्किल कुर्सी है जिस पे हम बैठते हैं, क्योंकि हमें मदद करनी है लोगों की। मुझे एक बहुत केस याद आता है जहाँ पर एक फादर अपने बेटे को लेके आया। उसने 12th का एग्ज़ाम दिया और उसकी शायद 98 या 98 पॉइंट सम परसेंटेज आए थे। कोई साल हो गए, मुझे याद नहीं है। तो बोला कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसके क्लियर नहीं हो रहे, आप इसकी काउंसलिंग कर दीजिए। तो हम ऐसे तो करते नहीं, हमें तो पूरी हिस्ट्री चाहिए होती है, हमें बातचीत चाहिए। हमें ऐसे कोई बोल दे कि काउंसलिंग कर दो, दैट्स नॉट राइट, दैट्स अनएथिकल। तो मैंने फादर से पूछा ऐसा क्या हुआ? तो बोले वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंजीनियरिंग के लिए, इसने साइंस बैकग्राउंड किया है इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्रू नहीं हो रहा। तो मैंने बोला ठीक है, आप बाहर बैठिए, मैं बच्चे से बात करती हूँ। मैं उससे बहुत सारी बातें करने लग गई। बड़ा सैड था वो, मतलब लग रहा था कि वो थोड़ा परेशान है। तो मैंने बोला तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है, पहले तो ये बताओ, अभी तो पापा तो है नहीं है, और मैं जो तुम्हारी बात है मैं सबको नहीं बताने वाली हूँ, तुम अपनी दिल की बात मुझसे बताओ। कई घंटे लग गए उससे बात करने में। उसने कहा मुझे इंजीनियरिंग तो करनी ही नहीं थी, मुझे तो लैंडस्केप एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, तो हमने बोला आप बन जाइए, बिल्कुल आपके पास हुनर है। आप, उसने बताया क्या क्या मैंने किया है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो मैंने बोला मैंने जानबूझ के सारे एग्जाम्स ढंग से नहीं करे, मैं कर सकता था। मैंने कहा आपने अपने फादर को ये बताया? बोला नहीं, बोलूँगा तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, उनको लगता है कि मैं अच्छा बच्चा ही नहीं हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई। फिर जब उसने सब बताया तो फादर को मैंने अंदर बुलाया और मैंने बताया कि ही वांट्स टू बी अ लैंडस्केप एक्सपर्ट, व्हाई कांट वी हेल्प हिम? हम उसे मदद देते हैं कि उसके पास तो हुनर है, वो करने दो। तो बोला जी डॉक्टर साहब आपके पास लाने की तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपने तो बच्चे को माली ही बना दिया। तो हमने सोच को बदलना है। लैंडस्केप एक्सपर्ट और माली में बहुत अंतर है। और आज शू डिजाइनर्स को हम कहते हैं मोची है। जी, तो जी ठीक है ना। आजकल फोटोग्राफी इतना बड़ा रूप ले लिया है उसने, ड्रोन्स के थ्रू फोटोग्राफी हो रही है, पता नहीं, और तो मेरे को आता भी नहीं है बताना, लेकिन क्या क्या कर रहे हैं हम फोटोग्राफी में। तो इट्स बिकम लाइक अ प्रोफेशन। तो आज वो बच्चा दिल्ली एनसीआर का वन ऑफ द वेल नोन लैंडस्केप एक्सपर्ट है। वाओ। तो हमको अपनी सोच बदलनी जरूरी है। लेकिन मैम जैसे छोटे बच्चों में तो फिर भी चलता है कि चलिए उनको अभी समझ नहीं है हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू हैंडल द थिंग्स। लेकिन जब समझदार हो जाते हैं बच्चे, अब वो नीट और ये सब की तैयारी कर रहे होते हैं, आईआईटी में होते हैं, वो तो मतलब सधे हुए बच्चे होते हैं, एग्जाम्स क्लियर करके आए होते हैं, एक मेंटल बैलेंस अपना बना चुके होते हैं, फिर उनका कैसे खोता है मेंटल बैलेंस? नींद पूरी नहीं होती है, आपको डर है कितने नंबर आएंगे, सीट तो कम है, आप मन ही मन में परेशान रहते हैं। आप चाहते हैं बहुत कुछ करना, क्योंकि आप देख रहे हैं आपके जो दोस्त हैं उन्होंने शायद जितने भी प्रेपरेशन वाले पेपर दिए थे उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे। घबराहट हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है। तो उनके साथ बैठ के बात करेंगे तो एंग्जाइटी कम हो जाती है। हमने सिर्फ उनसे बातचीत ही करनी है, और वही काम साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट करते हैं। सुनते हैं, सबसे पहले तो उनकी बात सुनते हैं। हम उनको डायरेक्शन नहीं देते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं, उनको स्किल देते हैं उसी चीज़ को कैसे हैंडल करना है, भावनाएं अपनी कैसे समझनी जरूरी है। आप डर रहे हैं, डर के वजह से आप कर नहीं पा रहे हैं, आपको ये, फिर आप ना इमेजिनरी स्टेट में चले जाते हैं, ओवर थिंक करने लग जाते हैं। अगर ये हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ये हो गया तो ऐसा हो जाएगा, अगर मेरा नहीं हुआ तो मम्मी ये बोलेगी, पापा ये बोलेंगे, मेरा भाई बेटर हो गया, मेरा कजन ब्रदर बेटर हो गया।
तो मैं तो कहीं का नहीं रहा। तो आप अपना सेल्फ वर्थ खो जाते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस कम हो जाती है और आप सोच में इतना एनालिसिस करने लग जाते हैं कि आप इमेजिनरी एरिया में चले जाते हैं और वो रियल नहीं है। सो मैम, जब आप ये गेज कर लेते हैं कि आपका बच्चा सेक्लूडेड है, अलग अलग रहना पसंद कर रहा है, कम बोलता है या कई बातों पर वो रिएक्ट भी करता हो, तो कैसे हैंडल करें? सीधे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं या फिर घर से वो जिम्मेदारी शुरू हो जाती है? घर से पहले तो थोड़ा बहुत उससे बातचीत करें, उसको धमकाएं ना, उसकी कमियां ना निकालें, शर्मिंदा ना करें। तो हम शर्मिंदा बहुत करते हैं। कैसे शर्मिंदा करते हैं? सिंपल सी बात पे, देखो वो वाला बच्चा कितना अच्छा काम कर रहा है, अच्छा, तुमसे इतना भी नहीं होता है, तुम इतना भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारा भाई तो इतना अच्छा कर रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम शर्मिंदा करते रहते हैं, एक दूसरे के सामने उसको नीचा दिखाते, इतना भी नहीं करोगे बर्तन मांजने चले जाओ। ये बोला जाता है कि बड़े होके क्या करोगे? हाँ, प्लम्बर बनोगे। हाँ, वही तो हमने नीचा कर दिया ना बच्चे को। हमने नीचा कर दिया। और आजकल तो कारपेंटर जो हैं वो तो क्या बढ़िया काम कर रहे हैं, स्किल्स ही इतने अच्छे हैं उनके। सो हम अपने बच्चों की जब परवरिश करते हैं, जब बच्चा अकेला होता है तो बैठ के बात करिए, बोले छोड़ो यार पढ़ाई थोड़े दिनों के लिए, यू आर स्टिल माई बेस्ट चाइल्ड, यू आर माई चाइल्ड, वी डोंट केयर, मार्क्स आएंगे ठीक है, नहीं आएंगे तो देखी जाएगी तब की तब। कॉन्फिडेंस दिलाइए ना उसमें। आप उसको जज क्यों करने लगे, आप उसको लेक्चर क्यों देने लग जाओगे? तोड़ो उस चीज को और बैठो बातचीत करो। मैम, एक मेजर पॉइंटर जो स्टडी में आता है कि बच्चों में डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ के इश्यूज ये ओरिजिनेट होते हैं जब उनके साथ सेक्सुअली किसी भी तरह की हैरेसमेंट, मॉलेस्टेशन होती है। आपकी स्टडी क्या कहती है? जब आप पेशेंट से मिलते हैं, आप क्या लगता है आपको कि ये बहुत प्रेवेलेंट है? वन ऑफ द रीजंस है कि बच्चे जब थोड़े एंग्शियस या डिप्रेस होते हैं और क्रॉनिकली डिप्रेस हो जाते हैं, खुश नहीं रहते हैं, तो वन ऑफ द रीजंस है कि कहीं ना कहीं कोई सेक्सुअल असॉल्ट या मोलेस्टेशन ना हुई हो। तो वो पता करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में शायद बच्चा भी डरता है बताने के लिए, पेरेंट्स को भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि एक्चुअल में क्या हुआ है। और हमने तो ऐसे देखा है कि स्कूल के बस स्टॉप से ही बच्चे को लाते लाते में ही हो गया है, जब तक बस स्टॉप से घर वापस नहीं आया बच्चा Really? उतनी देर में ही हो जाता है। सो हमें बहुत कुछ फिर बच्चे ही बताते हैं जो, और फिर माँ बाप फिर देखते हैं। तो मेरी एक सेंटेंस हमेशा रहता है माँ बाप के लिए कि आपको ना चील की आंख रखनी है बच्चे के ऊपर। आपने तो एक सोच लिया कि ये ट्रस्टवर्दी है, लेकिन जो आप कर सकते हैं कोई और वो ट्रस्ट नहीं डेवलप हो सकता। सो आपको कभी ना कभी चील की आंख रखनी है कि बच्चा अगर बस स्टॉप से भी आ रहा है, वॉक करता हुआ रहा है, आप काम पे गए हुए हैं, क्या हो रहा है बीच में, आपके घर में कौन कौन रहता है। हम इतने फ्लोर्स में भी रहते हैं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हो रहा होता है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मल्टी स्टोरीड में रहते हैं, जो अगर एक फ्लोर पे रह रहे हैं उससे 3 माला ऊपर चले गए, वहाँ की स्टेयरकेस पे ही हो रहा है। सो इट इज़ वेरी कॉमन, मोर कॉमन देन यू कैन सी। सो बच्चे वहाँ हम लोग ना सेक्सुअली स्टिमुलेट कर दिया उनको, बहुत जल्दी आयु से पहले सेक्सुअली स्टिमुलेट कर दिया। सो मैम, क्या बच्चों के लिए जो फियर पेरेंट्स के मन में होता है वो इवन व्हेन दे आर विद देयर क्लोज रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, उनके साथ भी आपको यू हैव टू बी वेरी कॉशियस? वेरी कॉशियस। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कहते हैं कि नो टच पॉलिसी है, और फिर आपने बोल दिया गुड टच बैड टच, और मैं ये कहती हूँ कि सेफ टच भी बहुत ज़रूरी है। मेरे को मेरे मामा की गोदी तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन क्या मामा की गोदी में बैठना ज़रूरी है या नहीं है? कौन रोकेगा? माँ बाप रोकेंगे। तो आपको सतर्क रहना है कि एक तो स्क्रीन पर बहुत कुछ अवेलेबल है आजकल, स्कूल में भी बहुत कुछ अवेलेबल है, बच्चे जहाँ जिन घरों से आते हैं वो भी आके बातें बताते हैं, छेड़खानी होती है, तो आपका कहीं ना कहीं ये सेक्सुअल स्टिमुलाई जागरूक हो जाता है। तो आपको कॉशियस रखना है बच्चे के साथ में। आप प्रोग्राम में क्या देख रहे हैं? आजकल एडवर्टाइजमेंट्स में भी कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं जहाँ स्टिमुलस होता है। आपको उस चीज को एज अ पेरेंट जागरूक हैं तो आप हेल्प कर पाएंगे।
आपको लगता है कि मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी, मैं बात नहीं कर सकती, और आप अपने हस्बैंड को बोलते हैं, फादर को बोलते हैं बात करने के लिए, वो नहीं हो पाती, तो आप घबराइए मत, आप थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, क्योंकि हम तो ट्रेंड हैं कि अनबायस्ड, नॉन जजमेंटल बात करेंगे, न्यूट्रल बात करेंगे और बच्चे को बताएंगे क्या उसके लिए सही है, क्या सही नहीं है। मैम, जेंडर के हिसाब से भी कुछ होता है? लड़कियां क्या एक्सेप्ट कर लेती हैं कई चीज़ों को, और सुसाइड के चांसेस कम देखे जाते हैं लड़कियों में, लड़कों में ज़्यादा, तो क्या लड़कों में एक्सेप्टेंस कम है? थोड़ी सी जो पेशेंस और टॉलरेंस है ना, टॉलरेंस, वो कमी आ जाती है। पर लड़कियों में भी आजकल टॉलरेंस की काफ़ी कमी आ गई, लेकिन फिर भी लड़कियां थोड़ी फ्लेक्सिबल हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सोचने लग गई हैं, और क्योंकि अभी फाइनेंशियली भी और एजुकेशन वाइज भी इंडिपेंडेंट हो रही हैं, तो उनकी सोच थोड़ी बदल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं सिर्फ टियर 1 सिटीज़ की बात नहीं करूँगी, टियर 2 टियर 3 में भी बहुत परेशानियाँ हैं, है ना। उन जगहों में भी बहुत परेशानियां हैं जहाँ पर उनकी सोच में ये अभी भी है कि हम में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तो दे ऑल्सो डू, मतलब ये इनको भी थोड़ा सा अपना मानसिक रूप से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। ओके मैम, अगर बच्चा किस एज का हो तो हम उससे पेरेंट्स को बात करनी चाहिए ओपनली अबाउट सेक्स, अबाउट अदर थिंग्स, प्यूबर्टी क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस, ये वो किस एज में हम डिसाइड करें कि हमें बात कर लेनी चाहिए? पहली बात तो ये नहीं हो सकता कि मैं उस दिन बात करूंगी या ये 10 साल का हो जाएगा तब बात करूंगी। बच्चा जब छोटा होता है, आपने प्ले स्कूल भेजा तो सबसे पहले आके बताएगा उसके तो भाई आ गया या बहन आ गई, मुझे भी भाई या बहन चाहिए। वहीं से बातचीत चालू हो जाती है, मेरा क्यों नहीं आ रहा, मैं कहाँ से आया, मेरे को कहाँ से लेके आए। आप वहीं से बातचीत चालू रखेंगे, आप वेट नहीं करेंगे कि 10 साल पे मैं बात करूंगी। और इसी तरह से छोटी छोटी बातें आपसे बच्चा पूछता है, तो आपको उन चीजों का जवाब देना है। ये नहीं कि आप उनको चुप करा देंगे कि ये तो अभी आप तुम छोटे हो, तुमको ये नहीं बताएंगे, तुम बड़े हो जाओगे तब बताएंगे। वो तब तक तो उसके दोस्त बहुत कुछ उसको बता देंगे, आपका स्क्रीन आपको बहुत कुछ बता देगा, तो वो शायद गलत इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। सो इसीलिए आपको हर तरीके की बात उतने ही तरीके से बतानी है, मतलब उतने ही लेवल की जितनी आयु वो समझ सकता है, तो वो बताना बहुत जरूरी है। बच्चे के साथ आप बातचीत करनी, यही बातचीत होती है। नहीं, जैसे अगर आपको बताना है कि एक लड़के को किसी, यू आर स्टडिंग इन अ कोएड और आपके आसपास लड़कियां हैं, उनके पीरियड्स हो सकते हैं, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू हैंडल, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू डिसाइड कि इस एज में मैं बताऊंगी या बताऊंगा, बच्चे को समझाऊंगा। बहुत आसान है, आपका साइंस का क्लास होता है, आपको रिप्रोडक्टिव साइकिल सिखा ही रहे होते हैं, आप तो पढ़ाएंगे बच्चे को, आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। आप भी तो पढ़ाएंगे एज अ पेरेंट, आप भी तो देखेंगे बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एरिया हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट की बात हो रही है, रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात हो रही है, तो वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं आप कि ऐसा होता है। जैसे पेरेंट्स हिचकिचाते हैं ये सब बात करने में, जी, तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो बोलूँगी अपने आप को एजुकेट करिए, क्योंकि आप आज के दिन में तो आपको भी समझना है कि ये ज़रूरी है बातचीत करनी। और अगर किसी वजह से आप नहीं कर सकते हैं, शायद आपकी कोई फ्रेंड है आपकी मदद कर दे, शायद आपके कोई सिस्टर है आपकी मदद कर दे, और नहीं तो आपका जो डॉक्टर है, बच्चों का डॉक्टर है, वो आपको बता देगा। आप लेकिन खुद जाके वो डेवलप करिए स्किल्स, और बैठ के बच्चे से बात करिए। और तब भी नहीं होता तो साइकोलॉजिस्ट तो अवेलेबल है ही आपसे बात करने के लिए। तो बच्चों को किस तरह के हम कुछ मेंटल एक्सरसाइज, कुछ तकनीक क्या करें कि मतलब इस तरफ ना जाए बच्चा, ऐसा ना सोचे कि हमें अपनी जिंदगी ही खत्म कर लेनी है, क्या करा हमें जाए? बैठ के पहले तो बात करनी पड़ेगी कि आप किसी बात से अपसेट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको दिख जाएगा कि प्रॉब्लम है, सो नहीं रहा, थका हुआ है, या बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, तो हमें उसका गुस्सा और नहीं बढ़ाना है, उसको बार बार टोकना नहीं है। गुस्सा है तो गुस्सा इज नॉर्मल, गुस्सा खराब नहीं होता, लेकिन हम किस तरीके से उसके साथ में रहते हैं, किस तरीके से दिखाते हैं, वो गलत हो जाता है व्यवहार। तो उससे बैठ के बात करना जरूरी है। और फिर जब कोई समस्या आ रही होती है तो बताना है कि रास्ते बहुत हैं,
जब दोराहा आता है, तिराहा आता है, तो हमें जरूरी नहीं है कि एक ही रास्ता लेना है, दूसरा शायद मुश्किल लग रहा होगा लेकिन कर सकते हैं। और मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत में मैं आपका साथ देती हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मुझे नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम आ रहे हैं कोई बात नहीं। मुझे आज तक याद है कि मेरा छोटा बेटा, जब मैं स्कूल में उसके नंबर लेने जाती थी तो डेस्क पे रख दिए जाते थे, तो किसी ने, कोई और पेरेंट ने बोला आप कितने आए हैं उसके, तो मैंने बोला ही डन वेरी वेल, मैंने नंबर का जवाब ही नहीं दिया। तो मेरे बेटे ने मुझसे जाके घर में पूछा कि आपने क्यों नहीं बताया, मेरे मार्क्स तो इतने अच्छे आए थे। आई डोंट नीड टू, मुझे जरूरी नहीं है किसी को बताना मेरे बेटे के कितने नंबर आए। तुमने अच्छा किया, you did it well, even if you didn't do it well, I would be happy with whatever you've done. मुझे नहीं बताना है, तो मुझे ये एक्सटर्नल वैलिडेशन क्यों लेनी है किसी और से? क्या दिखाना चाहते हैं? Your child is doing trophy मिल रही है, child is doing किस बात के लिए? मेरा बच्चा है, I am happy with my child. तो गलती तो सारे करेंगे ना, और कभी कम नंबर भी आ सकते हैं, इट इज नॉर्मल। तो किस तरह के हम मतलब अगर हम एक आइडियल डे प्लान सोचें बच्चे के लिए, सपोज पेरेंट्स वर्किंग है, तो जैसे आपका कहना था बच्चा स्कूल से आता है, हम कहते हैं इस क्लास में जाओ, इस क्लास में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, क्योंकि पेरेंट्स ऑल्सो वांट कि बच्चा बिजी रहे, तो वो ऑनलाइन गेमिंग ये सारी चीज़ें कम करेगा। अब उसको बिजी रखने के लिए पेरेंट्स तो घर में है नहीं उस समय कि उससे बात भी कर सकें, सो दैट द चाइल्ड इज कंस्ट्रक्टिवली ऑक्यूपाइड। शायद ये भी एक पर्पस हो सकता है पेरेंट्स का। बिल्कुल। फिर हाउ टू टैकल इट, मतलब तो आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है बच्चे से, थोड़ी देर आराम भी करे, थोड़ी देर क्लास में भी जाए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करो ना। और आपको मालूम है जब बच्चा घर आता है तो आपके साथ कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है उस समय। मेरी तो हमेशा, जैसे मैं हॉस्पिटल्स में काम करती हूँ, मेरी हमेशा ओपीडी 2 बजे ही होती थी, और मेरा बेटा हमेशा 2 सवा 2 बजे ही घर आता था, और उसकी कंप्लेंट ये रहती थी आप मुझे पिकअप नहीं करने आते हो स्कूल से। तो कभी कभी उसके लिए मैंने हेल्प किया कि हाँ मैं छोड़ दी ओपीडी और मैंने उसको भी आई हूँ उसको लेके। लेकिन अगर उसका फोन मुझे नहीं आता था 2:15 और 2:20 के बीच में, तो मुझे घबराहट होती थी ये घर पहुंचा है नहीं पहुंचा है, जबकि उसके पास सुपरविजन थी, ग्रैंड पेरेंट्स थे, बट स्टिल मेरे साथ कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। आ गए बेटे घर में, और क्या हुआ, क्या चाहिए, आज गर्मी लग रही है, बैठ जाओ, मतलब जस्ट जनरल कनेक्शन, ये बहुत जरूरी है। देखो बच्चे के लिए भी जरूरी है, पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है। तो आपको थोड़े से रूल्स अपने बनाने हैं। जैसे आप कुछ मैं तो हमेशा बोलती हूँ कुछ लव नोट्स छोड़ आया करिए घर के अंदर, तो बच्चे को भी पता चले कि माँ बाप हमारे लिए हैं और मम्मी काम करके आएंगी। और कुछ अर्ली ईयर्स में भी ये देखना जरूरी है कि अगर अनसुपरवाइज्ड रहेगा बच्चा तो फिर ये बाकी चीजों में जाएगा जहां उसको बड़ा प्लेजर मिल रहा है। तो जिंदगी में मजा लेने के बेटर तरीके भी ढूंढे जा सकते हैं बनस्पत के सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग है। ऑनलाइन गेमिंग बहुत हद तक जिम्मेदार है जी, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड बच्चे की ये रहता है कि वी हैव टू गो एंड प्ले एंड कनेक्ट, बट दे आर कनेक्टिंग विद समटाइम्स रॉन्ग पीपल, अननोन पीपल, स्ट्रेंजर्स। हाँ, क्योंकि ग्रुप्स बने होते हैं ना उसमें। कई बार तो आपको बहुत खुशी मिलती होगी ना कि आप उस बच्चे को देख रहे हैं जो कभी सुसाइड के वर्ज पे था। तो ऐसा देख बहुत सारे, और ये तो रिसर्च्ड है कि वो 5 मिनट 10 मिनट का ही अंतर होता है कि अगर वो हेल्प उस समय मिल गई तो ये सुसाइड नहीं होगी, अटेम्प्ट भी नहीं होगा। अगर आप आसपास है ही नहीं, आप पहचान ही नहीं सकते, कैसे हाउ टू, वो कुछ बोल रहा है आपको, सुनने की बात, कुछ घबराहट है, किसी बारे में बात करना चाहता है, आप प्लीज बी देयर। आपका दोस्त है, उसको पता चल जाएगा कि कुछ ही इज नॉट फीलिंग ओके। आजकल इसलिए आजकल हम ट्रेन करते हैं। आजकल तो लोग ऑनलाइन वीडियो बना के डालते हैं, नोट्स लिख के डालते हैं, देन मतलब कई केसेस में ऐसे होता है कि पीपल आर एबल टू रीच आउट टू देम, बट सो द मैसेज नीड्स टू गो दैट इट इज नॉट एसेंशियल फॉर यू टू एंड योर लाइफ इफ समथिंग इज नॉट गोइंग फाइन। बहुत सारी चीजें जीवन में बहुत अच्छी नहीं चल रही होती हैं, लेकिन उसका हल सिर्फ यही नहीं है, या 0 और 100 नहीं है, बीच के रास्ते भी बहुत सारे हैं। एंड एक्सेप्ट फेलियर, अगर विक्ट्री आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फेलियर को भी एक्सेप्ट कीजिए। तो गिरेंगे नीचे तभी तो उठ पाएंगे ना, जब तक गिरेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। और जानबूझ के नहीं हो रहा, और अगर जानबूझ के भी हो गया, आपने मेहनत नहीं करी, तो भी रास्ते हैं बहुत सारे, कहीं कुछ नहीं जा रहा है। सब चीजें
अवेलेबल हैं, आप उसको, यू कैन अचीव मैनी थिंग्स, पर यही एक ही रास्ता नहीं है इन चीजों के लिए। कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कोई टेक्निक कुछ आप बताते हैं बच्चों के लिए? ये भी जी कराते जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे क्या? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसको हम बताते हैं, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज होती हैं, मंडला ड्राइंग्स होती हैं, बहुत तरह की और चीज़ें होती हैं, और बैठ के बातचीत करने में बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसमें बच्चा बात करने लग जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे, आजकल तो हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बच्चों के साथ में काउंसलिंग करते हैं। 6 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे भी आ जाते हैं काउंसलिंग लेने के लिए, तो अपनी बात बताएं, आई एम गेटिंग बुलीड। 7 साल वाला बच्चा बोल रहा है मैं तो स्कूल में बुली हो रहा हूँ, और हमने पूछा बेटा क्या बुली हो रहे हो, ये शब्द कहाँ से आया, आपने कहाँ से सीखा इसको? तो बोला वो दूसरा बच्चा आके हमेशा मेरे को छेड़ जाता है। तो मैंने बोला छेड़ने का मतलब, आते जाते मुझे ऐसे छेड़ के चला जाता है। तो मैंने कहा बेटे इससे आपको क्या होता है? मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे टच करे। तो मैंने कहा आप बताइए उसको, आप ये बुली वर्ड मत यूज करिए, आप बोलिए कि मेरे से तो वैसे ही बात कर ले, हाथ मत लगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता हाथ लगाए कोई। तो हमें बताना पड़ेगा, टेक्निक बतानी पड़ेगी ना, बच्चे से पूछना पड़ेगा कि शब्द का तो हमने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ? मैम आपको हमने नेटफ्लिक्स पे भी देखा जी, द हाउस ऑफ सीक्रेट्स। दर्शकों के लिए ये इंफॉर्मेशन है रूमा मैम इज क्वाइट पॉपुलर। सो उस तरह की जो इवेंट्स, उस तरह की जो घटनाएं होती हैं जब एक ग्रुप में होता है, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस, क्यों होता है? ये एक तरह का मेंटल हेल्थ इशू है, और लंबा चलता हुआ मेंटल हेल्थ इशू है, और एक तरह का कल्ट जैसे होता है, उस चीज़ पे विश्वास हो जाता है, पूरी फैमिली को विश्वास हो जाता है कि यही सही है और कोई तरीका नहीं है, और उनको नहीं लगता है कि हम वापस नहीं आएंगे। उनको तो बताया हुआ है ये करेंगे तो हम वापस आ पाएंगे, हमारी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बट पूरी फैमिली को एक बार में यकीन कर लेना एक बात पर, जी ये जी, ये कल्ट की तरह होता है, और एक इंसान उसमें इतना ज़्यादा वोसिफेरस होता है, मतलब उसका हिंदी शब्द नहीं आ रहा मुझे, कि इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव, इतना ज़्यादा आपको कंट्रोल करता है, आप उसको बहुत समझते हैं, बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, और उसकी कुछ बातें, हम कुछ चीज़ें सही भी आ जाती हैं, तो आपका विश्वास बढ़ जाता है, तो आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं, और जो भी आप अपने माइंड को बताते हैं तो माइंड विश्वास कर लेता है। और फैमिली को ये बताया गया था कि ये घर की चीज़ें घर में ही रहेंगी, बाहर गई तो कुछ ठीक नहीं होगा, तो आपको ये विश्वास दिलाया गया था। और आसपास के लोग भी इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए, किसी को पता ही नहीं था। हम इस पर एक अलग एपिसोड करेंगे मैम। आज हमारा जो मुद्दा था वो मेनली स्टूडेंट्स एंड यंगस्टर्स को लेकर था, लेकिन जाते जाते ऑन अ लाइटर नोट, कि लगता है भगवान ने आपको जमीन पर उतारा ही इसलिए है क्योंकि 10 सितंबर आपका बर्थडे है, सुसाइड प्रिवेंशन डे है। जी जी जी, तो एक अच्छे काम के लिए कि सुसाइड को प्रिवेंट कर सकें जी, इसके लिए यू डूइंग गुड जॉब मैम, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। तो विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।